हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं खेमचंद साहू शक्ति कोचिंग के माध्यम से आप लोगों के लिए गणित का एक सीरीज़ लेके आया हूं। गणित के टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उन सारे टॉपिकों पर आज से हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी टॉपिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे संख्या पद्धति है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, इन सभी टॉपिकों पर आज से हम जो है चर्चा करेंगे। पर डे आपको यूट्यूब के माध्यम से एक एक क्लास मिलते जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। आज हम जो है संख्या पद्धति का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति गणित का वह टॉपिक है जिसमें सारी संक्रियाएं आपको सिखाई जाती है। तो गणित हम आज से पढ़ रहे हैं और गणित में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है या गणित जिस पर चलता है वो होता है क्या? नंबर। गणित में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है क्या? नंबर। यानी गणित ही है जो सारे नंबरों से ही चलता है। गणित जो पूरा किससे चलता है? नंबरों से चलता है। अब सवाल ये उठता है कि इस नंबर या संख्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो गणित में जितने भी नंबर होते हैं, जो भी संख्याएं होती है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि गणित वह वस्तु है, गणित में संख्या वह वस्तु है जिससे मापन का कार्य किया जाता है, गिनती का कार्य किया जाता है, और जिससे हम मापन और गिनती का कार्य करते हैं, यही क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है ना। तो क्या लिख सकते हैं? ऐसी गणितीय वस्तु क्या लिखेंगे? ऐसी गणितीय वस्तु जिसकी सहायता से मापन और गिनती इत्यादि का कार्य किया जाता है, संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है ना। तो गणित में जिस भी चीज से, जिस वस्तु से हम मापन का कार्य करते हैं, गिनती का कार्य करते हैं, तो हम मापन और गिनती का कार्य किससे कहते हैं? जैसे मान लो हमको किसी चीज को मापना है तो हम बोलेंगे 5 किलो, तो हम बोलेंगे 6 किलो, तो 7 मीटर, 8 मीटर, है ना। यदि हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 ऐसा गिनेंगे। तो ये सारी चीज़ ही क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। यही सारी चीज़ क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। अब ये जो संख्या है ये कई प्रकार का होता है। संख्या क्या होता है? कई प्रकार का होता है। जैसे हम किसी वस्तु को, प्रकृति में किसी वस्तु को अगर गिनने के लिए उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को गिन रहे हैं तो किसी वस्तु को गिनने के लिए हम जो है किस संख्या का उपयोग करते हैं, है ना। तो प्राकृत संख्या उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे चेयर्स हैं, अगर मैं चेयर को गिनने के लिए बोलूँगा तो कहाँ से गिनती चालू करोगे? कहाँ से गिनती चालू करोगे? 1 से, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ऐसे हम 1 से अगर जहाँ तक गिन सकें, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या या क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। क्लियर है? तो किसी भी वस्तु को, अब इसको कैसे समझेंगे? प्रकृति है और प्रकृति में ही सारी क्या है? वस्तु है। तो प्रकृति में उपस्थित वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। और किसी भी वस्तु को हम कहाँ से गिनना चालू करेंगे? 1 से, तो 1 2 3 4, आप जहाँ तक गिन सको वो सब क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। क्लियर है? अब इस प्राकृत संख्या को हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। यदि प्राकृत संख्या 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य होगा, 2 के आधार पर बांटते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? सम संख्या। और 2 से भाग नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। क्लियर है? और अन्य संख्या के आधार पर, अन्य संख्या के आधार पर अगर बांटे तो 2 भाग में बांटेंगे। एक क्या होगा?
भाज्य संख्या और एक होगा क्या, अभाज्य संख्या। प्राकृत संख्या समझ में आ गया कि जिसको गिनते हैं, जिस संख्या से हम किसी वस्तु को गिनते हैं वो प्राकृत संख्या। अब इस प्राकृत संख्या को हम दो आधार पे बांट सकते हैं। दो से भाज्यता के आधार पर जो है सम और क्या होगा, विषम, और अन्य संख्या के भाज्यता के आधार पर, अन्य संख्या के भाज्यता के आधार पर बांटेंगे तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कौन सा संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। क्लियर है, चलिए समझते जाइए, बाकी आपको YouTube में है ना, आप जो है इसको लिख सकते हो आराम से। तो सम संख्या क्या होता है, जो भी प्राकृत संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो, दो से पूर्णतः विभक्त हो, वह संख्या सम संख्या, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि जो भी प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 ये सब पे क्या है, प्राकृत संख्या है। इसमें से जो संख्या दो से पूरी तरह भाग जाएगा, यानी कि जैसे हम ये लिए 24, तो 24 जो है दो से पूरी तरह भाग जाता है, 2 एकम 2, और फिर 4 को लेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये पूरी तरह भाग गया, मतलब किसी प्रकार का शेष नहीं बचा। तो ये जो संख्या है 24 जो दो से पूरी तरह भाग जाएगा, ये क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। इसके अलावा जो है आप 26 है ना, आप लाइन से लेना चाहो तो 2 4 6 8 ऐसा करके ये सब संख्या क्या है, सम संख्या। जो दो से पूरी तरह विभाजित हो गया है क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये देखो क्या लिखा है, विषम संख्या या ऑड नंबर। ये क्या होता है, तो वे प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो किसको विषम संख्या कहेंगे, जो दो से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या कौन सा, 39, इसको हम किससे भाग करके देखेंगे, 2 से, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, फिर 9 को उतारेंगे, 2 निया कितना हो जाएगा 18, कितना शेषफल बचा 1, तो पूरी तरह भाग गया क्या, नहीं। तो जो दो से पूरी तरह भाग नहीं जाता है, जैसे कि ये 39, उसके बाद एक 40, ये सब क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। अगर हम शुरुआत से देखें तो शुरुआत से देखते हैं तो 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम संख्या है। क्लियर है, जो दो से पूरी तरह भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या, और जो दो से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। क्लियर है, तो जो दो से भाग जाता है वो सम, जो दो से भाग नहीं जाता वो विषम। लेकिन इसी पर एक और मैंने बताया कि क्या होता है प्राकृत संख्या में, भाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, परिभाषा पहले लिखते हैं, वे प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। और इसी भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसी भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं, इसे ही यौगिक संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलो समझते हैं। कोई भी संख्या जो है उसको 1 से भाग करोगे ना वो पूरी तरह भाग जाता है, चाहे कोई भी संख्या ले लो। जैसे हम लेते हैं मान लो 24, जैसे हमने क्या ले लिया 24, 1 से भाग करो, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर 4 से बार में जाएगा, ऐसा गया कि नहीं गया भाग पूरी तरह। ठीक है, अब ये 24 है, ये खुद से भी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, 24 से कम 24।
तो प्रत्येक संख्या जो है वो 1 से भाग जाता है और 24 से भी भाग जाता है, मतलब स्वयं से भाग जाता है। क्लियर है? हर संख्या वो 1 से भाग जाएगा और किससे भाग जाएगा? खुद से भाग जाएगा। खुद से मतलब अगर 24 लिए हैं तो 24 से, 25 लिए हैं तो 25 से भाग जाएगा, ऐसा 48 लिए हैं तो 48 से, 1255 ले लो तो 1255 से। यानी हर संख्या जो है 1 से और खुद से भाग जाता है। इसके अलावा अगर वो किसी संख्या से भाग जाएगा, जैसे हम उदाहरण में किसको लेके चल रहे हैं? 24 को। ये 1 से भी भाग जा रहा है और खुद से भी भाग जा रहा है। ये 24 किसी और से भाग जाता है क्या? 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है, 8 से भाग जाता है। तो किसी और संख्या से अगर भाग जाए तो उसी संख्या को ही क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। समझ में आया कि यदि कोई संख्या 1 से और खुद से तो भाग जाती है, उसके अलावा किसी और से भाग जाए तो वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 9 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 9 को। तो 9 ये भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? 1 से भाग जाएगा, जाएगा। 9 से खुद से भाग जाएगा, जाएगा। इसके अलावा किससे भाग जाएगा? 3 से भाग जाएगा। इसलिए 9 एक क्या है? भाज्य संख्या है। 9 एक कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है? 21 जो है भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये 1 से भाग जाता है, खुद से 21 से भाग जाएगा, उसके अलावा 3 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, है ना? तो किसी और संख्या से अगर भाग गया तो वो क्या होगा? भाज्य संख्या। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अगला हम देखते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है? किसको बोलेंगे? तो वे प्राकृत संख्या जो, नहीं पहले इसको ऐसा लिखेंगे, एक को छोड़कर वे सभी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है? तो जो संख्या अपने से और किसको? एक को छोड़कर किसी से भी भाग नहीं जाता है ना? तो वही क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या या क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, देखो जैसे हमने ले लिया ये 7 1 से भाग जाता है, खुद से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसके अलावा किसी और से भाग जाएगा क्या? नहीं। तो जो किसी और से भाग नहीं जाता यही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। यह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है? अगर मैं बात करूं किसकी? 11 की, तो 11 भी क्या है? 1 से जाएगा, खुद से जाएगा, उसके अलावा किसी और से जाएगा क्या? नहीं। तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर है? एक जो है ये किस में आएगा? एक जो है ना तो भाज्य में आएगा ना अभाज्य में आएगा। भाज्य क्या बोलता है कि किसी और से भाग जाना चाहिए, तो एक तो किसी और से भाग जाएगा क्या? जाएगा ही नहीं, तो ये भाज्य हो नहीं सकता। और अभाज्य की परिभाषा में क्या लिखे हैं? एक को छोड़कर। तो एक जो है याद रखना इसको, एक जो है वो न तो भाज्य होता है, न तो भाज्य, और न ही क्या होता है? अभाज्य होता है। क्लियर है? जो संख्या 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब उसके बाद 2 को चेक करते हैं। तो 2 जो है ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? 2 जो है वो क्या होगा? अभाज्य होगा। क्यों अभाज्य होगा? क्योंकि 2 जो है 1 से भाग जा रहा है और 2 से खुद से भाग जाएगा। इसके अलावा किसी से जाएगा क्या? इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। मतलब क्या होगा? वो अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है? 3 है, 3 भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? अभाज्य होगा, क्योंकि ये किससे जा रहा है? 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है। इसके अलावा किसी से जा रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? अभाज्य होगा। ऐसी चेक करना। देखो कोई भी संख्या लो,
कोई भी संख्या लो, जैसे अपन 17 लेते हैं तो ये 1 से जा रहा है, खुद से जा रहा है, इसके बाद किससे जाएगा? किसी से नहीं जाएगा। तो किसी से नहीं जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा? अभाज्य। अब वहीं पर अगर हम किसको लेते हैं? 27 को लेते हैं, तो 27 1 से जाता है, खुद से जाता है, उसके अलावा 3 से जाता है, 9 से जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? तो भाज्य और अभाज्य पहचानने के लिए कि अगर वो किसी संख्या से भाग गया तो वो भाज्य, किसी संख्या से भाग नहीं गया तो क्या होगा? अभाज्य। हमने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और क्या देखा? अभाज्य संख्या। चारों में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर बात करते हैं सम और विषम की तो हमको माइंड में रखना है कि वो 2 से भाग जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य की तो हमको माइंड में रखना है कि वो किसी और संख्या से भाग जाता है। जरूरी नहीं है कि 2 से ही भाग जाए, किसी और संख्या से भी भाग जाएगा तो वो भाज्य होगा, और किसी और संख्या से भाग नहीं गया तो क्या होगा? अभाज्य। लेकिन जब हम सम और विषम की बात करते हैं तो सम और विषम में यही होता है कि वो 2 से भाग गया तब वो सम, और 2 से भाग नहीं गया तो वो विषम। किसी और संख्या से भाग गया तब वो क्या होगा? भाज्य, और किसी और संख्या से भाग नहीं गया तो क्या होगा? अभाज्य। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखो, तो ये जो सम और विषम है ये केवल किस में होता है? प्राकृत संख्या में होता है। भाज्य और अभाज्य भी किस में होता है? प्राकृत संख्या में होता है। यानी 1 से लेकर आगे जितनी संख्याएं हैं वही प्राकृत संख्याएं हैं, और इन्हीं में ही सम पाया जाएगा, और इन्हीं में जो से भाग गया वो सम, जो 2 से भाग नहीं गया वो विषम, जो किसी और संख्या से भाग गया वो भाज्य, और किसी और संख्या से भाग नहीं गया वो क्या होगा? अभाज्य। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं प्राकृत संख्या से आगे और बात करते हैं। देखो क्या लिखा है? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। क्या लिखा है? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ठीक, 2 संख्याओं का जोड़ा, 2 संख्याओं का जोड़ा, कोई भी 2 संख्याएं जिन जो है किसी और संख्या से भाग जाता है, एक के अलावा किसी और संख्या से भाग जाता है, या ये कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो केवल एक से ही भाग जाता है, किसी और से भाग नहीं जाता है ना। जैसे पहले इसका परिभाषा लिख लें क्या, फिर आगे इसको समझेंगे, है ना। प्राकृत संख्याओं का ऐसा जोड़ा, प्राकृत संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, पढ़े हैं, HCF 1 होता है, अर्थात दोनों संख्या केवल 1 से विभाजित होता है, 1 से विभाजित होता है, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या। अच्छा, सह अभाज्य संख्या ही सहभाज्य संख्या भी कहलाता है कहीं कहीं। सहभाज्य संख्या दोनों एक ही है ना, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे सह अभाज्य लिखे या सहभाज्य लिखे, है ना, कहलाती है। अब परिभाषा तो लिख लिया, अब इसको समझते हैं। प्राकृत संख्या का जोड़ा, है ना, तो 2 प्राकृत संख्या लेते हैं, जैसे 2 और 3। 2 और 3 को देखो, ये केवल और केवल किससे भाग जाएगा? 1 से। ठीक है। 8 और 9 ये किससे भाग जाएगा? 1 से। दोनों जो है एक साथ किससे भाग जाएगा? 1 से। लेकिन वही मैं लिखूं 12 और 15, 12 और 15, तो ये 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये जो है सह अभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, या दोनों संख्याएं केवल किससे भाग जाए? 1 से भाग जाए, उन्हीं संख्याओं को ही क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है ना। तो 2 संख्याएं जो केवल 1 से ही विभाजित होती है, दोनों संख्याएं, उन्हीं संख्याओं के जोड़ों को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे क्या परिभाषा बताया गया है? अत्रिभाज्य संख्या। क्या लिखा गया है? अत्रिभाज्य संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के युग्म को, हमने अभाज्य संख्या पढ़ा,
तो लगातार अगर तीन विषम अभाज्य संख्या है, लगातार क्या है, विषम अभाज्य संख्या है, तो उन विषम अभाज्य संख्याओं को, लगातार तीन विषम अभाज्य संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, अत्रिय भाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है? तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, लगातार तीन विषम अभाज्य संख्या के समूह को अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब यह है कि तीनों लगातार होने चाहिए, तीनों अभाज्य होने चाहिए और तीनों विषम होने चाहिए। ऐसे लगातार तीन विषम अभाज्य संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, अत्रिय भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं मान लो लिखूं 3, 5 और 7 एक साथ आते हैं, तीनों विषम हैं और तीनों अभाज्य हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अत्रिभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अत्रिभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है? इसके अलावा देखो 9 आएगा, 11 और 13 आएगा। क्या ये आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। 9 अभाज्य क्या, ये तो क्या होता है, 9 भाज्य होता है, अभाज्य नहीं होता है ना? तो ये समूह नहीं आएगा। अगर मैं लिखूं देखो 2, 3 और 5, ये आएगा क्या जोड़ा अत्रि में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये विषम है, ये विषम है और ये क्या है, सम है। जबकि क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, है ना? आप इसको ले सकते हो 11, 13 और नहीं 15 भी नहीं आएगा। ठीक है? 5 यही आएगा। कौन सा आएगा? यही वाला आएगा। 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 ये लगातार है, तीनों जो है क्या है, विषम है और तीनों जो है कैसे है, अभाज्य है। क्लियर है? तो ऐसी लगातार तीन विषम अभाज्य संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, आपका अत्रिय भाज्य संख्या, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, होल नंबर। ठीक है? हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा कि जिससे हम गिनती करते हैं, किसी वस्तु को गिनती करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, है ना? अब उसी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत अगर शून्य से कर दें तो वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर है? चलो अब इसको समझते हैं। ये देखो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये सब कैसी संख्या है, गिनती की संख्या है। यहीं से चालू करते हैं। अगर इसमें मैं शुरुआत कर दूं किससे, शून्य से, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्लियर है? तो अगर, है ना, तो पूर्ण संख्या जो है वह कहां से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होता है, जबकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दे तो वही बन जाता है क्या, पूर्ण संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, पूर्णांक संख्या या नेचुरल नंबर की। ठीक है? परिभाषा लिख ले पहले। चलो, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, है ना, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है? देखो ये शून्य होता है ना, लाइन रेखा आपने पढ़ा होगा, ये शून्य होता है। शून्य के बाद इधर लिखेंगे तो क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा,
है ना, जितना जा सकते उतना धनात्मक संख्या होगा, और इधर क्या होगा, माइनस वाला संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, ये आप जितना ले जा सको उतना, है ना। तो इधर जाएंगे तो माइनस अनंत इन्फिनाइट आएगा, और इधर जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस इन्फिनाइट आएगा, अनंत आएगा। तो इन्हीं के बीच जो संख्या है, जो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य वाली संख्या है, इसी को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है। तो पूर्णांक संख्या अगर बोलूं तो उसमें -2 भी आएगा, -4 भी आएगा, -5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, शून्य भी आएगा। क्लियर है। तो जितने भी धनात्मक, ऋणात्मक संख्या है, शून्य है, ये सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं, लिखते हैं इसकी परिभाषा फिर आगे बढ़ेंगे। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, और जो Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। कुल मिला के ये है परिमेय संख्या। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, A/B, B/C, 1/2, 3/4, ऐसा है ना। 4 है उसको 4/1 लिख सकते हैं, 5 है उसको 5/1 लिख सकते हैं, -5 है उसको -5/1, ऐसा है ना। -5 है तो इसको हम -5/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 5 है उसको हम 5/1 लिख सकते हैं, ये तो खुद पहले से है 2/3, ये माइनस हम लिख सकते हैं 3/4। तो ऐसा संख्या जिसको हम किस में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, सिंपल से बटे के रूप में लिख सकते हैं, हर और अंश के रूप में लिख सकते हैं, वही संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। बस ध्यान इतना रखना कि अगर ऊपर में कोई संख्या है और नीचे में शून्य है तो ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि P/Q के रूप में लिखोगे, यानी अंश और हर के रूप में लिखोगे, लेकिन जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर ऐसा लिखा है कि 3/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये जो है आपका रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर ऐसा लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको बोला गया है कि परिमेय संख्या वह होता है जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q, और P जो है वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। P क्या होगा, पूर्णांक संख्या, और Q भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और पूर्णांक संख्या में माइनस, प्लस, शून्य सब आता है कि नहीं आता है, आता है। तो P का मान जो है शून्य हो सकता है, 1 2 3 4, -1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन Q का मान 1 2 3 4, -1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो अगर आप -2/3 लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है, 2/-3 लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है, 0/3 लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 लिखते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ें, चलिए। अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो जितने भी रूट वाली संख्या होती है, करनी वाली संख्याएं होती है, -2, -3, है ना, -1/2, ऐसा, तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाती है, आपका अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर कहलाती है। तो जितने भी करनी वाली संख्याएं होती है ये सब क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहलाती है। समझ में आ गया। परिमेय संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और जिसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर एक साथ बोलेंगे तो वही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो जितना भी संख्या गणित में हम यूज करते हैं, है ना, तो क्या यूज करते हैं? एक लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी वास्तविक संख्या कहलाएगा, है ना। -10 लिखते हैं तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये भी हम क्या कहलाएंगे? वास्तविक। अगर 2/3 लिखते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या कहलाएगा? वास्तविक। अगर हम √3 लिखते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या भी क्या कहलाता है? वास्तविक। तो जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इन्हीं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, जिनका उपयोग जो है हमारे जितने भी टॉपिक हैं गणित के, उन सब में किया जाता है। क्लियर है? लेकिन इंजीनियरिंग में इन वास्तविक संख्याओं के अलावा एक और संख्या होता है, जिसको क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, है ना, वे संख्याएं जो वास्तव में नहीं हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? इमेज करते हैं। जो वास्तव में है वो क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या। लेकिन जो वास्तव में होते नहीं हैं, फिर भी हम उसको इमेज में लाते हैं, उसका इमेज लेते हैं, उसको यहाँ पर यूज करते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जो वास्तविक में नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो वास्तविक में ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या कहा जाता है। काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है? तो कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाएगी? तो देखो, रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या नहीं होती, लेकिन हम फिर भी ऐसा लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। क्लियर है? रूट के अंदर कभी भी संख्या माइनस में नहीं होती है ना, लेकिन हम फिर भी देखो, रूट के अंदर -4 लिखे हैं, -2 लिखे हैं, तो रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए। अब ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे, है ना। अभी तक जितना परिभाषा पढ़े हैं, उन्हीं के हिसाब से इन प्रश्नों के अब उत्तर देते हुए चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा पढ़े, क्या पढ़े हम लोग कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जहां हम गिनती की संख्या में शून्य को स्टार्ट कर दें, यानी गिनती कहां से स्टार्ट होगा? शून्य से, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट हुई, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? शून्य कहलाएगी। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो 1 2 3 4 5 ऐसा हम लिख रहे हैं, ऐसा हम लिखे। ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा 2 से भाग कौन जाएगा? 2 ही जाएगा, यानी सबसे छोटा सम संख्या क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य है ना, ये भाज्य लिखा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखो, भाज्य संख्या क्या है कि जो 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृत संख्या है। अब इन प्राकृत संख्या में जो किसी अन्य से भाग जाए, स्वयं से और 1 को छोड़कर किसी अन्य से भाग जाए, वो भाज्य कहलाता है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये जाएगा क्या? इसको तो भाज्य नहीं लेना है ना भाज्य नहीं लेना है। 2 क्या है? अभाज्य है। 3 क्या है? अभाज्य है। और 4 किसी से भाग जाता है कि नहीं जाता है? इसीलिए 4 क्या होगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या। सबसे छोटा क्या होगा? भाज्य संख्या। क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखो, प्राकृत संख्या में ही होता है भाज्य और अभाज्य। ठीक है, ये ऐसा प्राकृत संख्या लिखा है। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी और संख्या से भाग ना जाए। तो 1 को तो छोड़ दो, 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य। 2 जो है 1 से भाग जाता है, खुद से भाग जाता है, इसके अलावा किसी और से भाग जाता है क्या? नहीं, यानी यही कहलाएगा सबसे छोटा क्या संख्या? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। चलो आगे, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, यानी सम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। चलो,
तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या लिखा है? प्राकृत संख्या लिखा है। अब इन प्राकृत संख्या में देखो सम क्या ढूंढना है? सम रहे और भाज्य रहे, है ना। तो सम कौन कौन सा है? 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है। ठीक, अब इसमें क्या ढूंढना है? भाज्य। तो 2 भाज्य है क्या? नहीं, 2 तो क्या है? अभाज्य। 4 भाज्य है क्या? हाँ, 4 क्या है? भाज्य है। तो देखो 4 जो है सम भी है और अभाज्य भी है, तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला लिखा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है उन प्राकृत संख्याओं में अगर हम क्या लें? प्राकृत संख्या में अगर हम जो है विषम भी हो और क्या भी हो? भाज्य भी हो। तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है, ये प्राकृत संख्या है। अब इस प्राकृत संख्या में हमको विषम भी चाहिए और क्या चाहिए? भाज्य भी चाहिए। तो विषम कौन कौन सा है? 1 विषम है, 3 विषम है, 5 जो है ये सब क्या है? विषम है। ठीक है, अब इन विषम संख्याओं में हमको क्या ढूंढना है? भाज्य। इन विषम संख्याओं में भाज्य। तो ये तो न तो भाज्य ही नहीं अभाज्य। 3 जो है क्या है? अभाज्य है। 5 जो क्या है? अभाज्य है। तो आगे और बढ़ाओ, 7 8 9 10 ऐसा बढ़ा लिए। ठीक है, अब देखो ये विषम है और ये विषम है, तो 7 भी जो है भाज्य नहीं है, अभाज्य है। लेकिन 9 देखो, 9 क्या है? भाज्य है। तो देखो इतना सारा गए हैं लाइन से जिसमें 9 जो है विषम भी है और भाज्य भी है। तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या आ जाएगा? 9। तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम, अरे दोनों सेम हो गया सवाल। सबसे छोटी विषम, चलिए इसको छोड़ो, ये इसका भी आंसर कितना आएगा? 9 ही आएगा। दोनों सवाल सेम हो गया है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी जो प्राकृत संख्या है ना, इन प्राकृत संख्या में संख्या जो है सम होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तो सम कौन कौन सा है? ये देखो 2 4 क्या है? सम है। लेकिन 2 भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है। तो 2 जो है वो सम भी हो गया और अभाज्य भी हो गया। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या में क्या आएगा आंसर? 2। ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें ये यहां पे चीज चेंज करना था, इसको अभाज्य करो ऐसा। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी जो प्राकृत संख्या है ना, जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके प्राकृत संख्या है, इसमें ऐसा संख्या ढूंढना है छोटा जो विषम भी हो और कैसा हो? अभाज्य भी हो। तो 1 न तो क्या है? भाज्य ही नहीं अभाज्य है। इसमें 3 देखो विषम भी है और 3 क्या है? अभाज्य है। तो सबसे छोटा आपका विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था, जितना हमने परिभाषा पढ़ा था उससे जो आपके पेपरों में आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 होगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो कितना है? 2 है। क्लियर है? चलिए ऐसी कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड। 1 से 15 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है? तो 1 से 15 तक लिखते हैं 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, इसमें अब हमको क्या ढूंढना है? अभाज्य संख्या। तो 1 न तो भाज्य ही नहीं अभाज्य है, 2 क्या होता है? अभाज्य, क्योंकि किसी से भाग नहीं जाता, 3 जो है किसी से भाग नहीं जाता, ये 4 को नहीं ले सकते, 2 से भाग जाता है, 5 जो है क्या है? अभाज्य है, किसी से भाग नहीं। 6 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से भाग जाता है। 7 लेंगे, 7 किसी से भाग नहीं जाता। 8 को लेंगे क्या? 9 को लेंगे क्या? नहीं,
क्योंकि 9 3 से भाग जाता है, ठीक है। 10 को भी नहीं लेंगे, 2 और 5 से भाग जाता है। 11 को लेंगे, 11 किसी से भाग नहीं जाता है। 12 को नहीं लेंगे क्योंकि 12 2 3 4 6 सबसे भाग जाता है। और 13 जो है वो किसी से भाग नहीं जाता है। 14 भी 2 और 7 से भाग जाता है। 15 3 और 5 से भाग जाता है, इसलिए नहीं लेंगे। तो 1 से 15 तक 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना हो गया? 6 है ना आपका। 1 2 3 4 5 6। तो 1 से लेकर 15 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती है? 6। 1 से लेकर 15 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से लेकर 25 तक देखो, 15 तक निकाल डाले। अब इसमें 15 के बाद क्या आएगा? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, ठीक है। तो इसमें 16 तो नहीं होगा, 17 होगा भाज्य, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा। तो 6 गिन डाले थे, ये 7, ये 8 और ये, तो 1 से 25 तक कितना भाज्य संख्या होता है? 9। 1 से 25 तक कितना भाज्य संख्या होता है? 9। 1 से 75 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक और 1 से 200 तक, ये आप लोग जो है आंसर करेंगे कमेंट करके। क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या से या संख्याओं से संबंधित प्रश्न और उससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न, ठीक है। चलिए इसमें आपको कुछ चीजें और बताता हूं, ठीक है। कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे हमने शून्य को देखा, शून्य के इधर प्राकृतिक संख्या था, इधर लिखे माइनस वाला, तो सब मिलकर क्या बन गया? पूर्णांक संख्या, ठीक। सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये किधर की बात है? प्राकृत की बात है। 1 2 3 4 5, इसी में क्या होगा? सम और विषम होगा। इधर अगर हम -1 -2 -3, इसमें अगर सम और विषम की बात करें तो माइनस में सम और विषम नहीं होता है। क्लियर है? अगर देखो 2 सम है लेकिन -2 सम नहीं है, क्योंकि सम और विषम की कहानी किस में चलती है? प्राकृत संख्या में चलती है। क्लियर है? इसलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। नहीं तो अगर ये भी सम होता तो -2 तो उससे छोटा है भाई, है ना। तो सम और विषम केवल धनात्मक संख्या में होता है, ऋणात्मक संख्याओं में सम और विषम नहीं होता है। लेकिन 2 जो है सम है, इसलिए -2 को भी सम मान लिया जाता है, होता नहीं है, मान लिया जाता है। तो आप बताओ कि ये जो शून्य है इसको क्या मानेंगे? सम मानेंगे कि विषम मानेंगे? होता नहीं है, लेकिन क्या मानेंगे? जैसे 2 सम है लेकिन -2 को हमने सम मान लिया, है ना। वैसे ही शून्य को सम मानेंगे कि विषम मानेंगे? तो इस शून्य को माना जाता है क्या? सम। क्या माना जाता है? सम। क्यों माना जाता है? कारण भी है। जितना भी सम संख्या है, देखो चाहे 4 को ले लो, 6 को ले लो, आप 10 को ले लो, इसके पीछे 3 और आगे 3 और पीछे 5, यानी 2 विषम संख्या है। 6 को ले लो, 5 और ये 7, 2 विषम संख्या है। इधर 9 और इधर 11, तो देखो 2 विषम संख्याओं के बीच में क्या रहता है? सम संख्या। उसी तरह शून्य देखो किसके किस बीच में रहता है? 1 और -1 के बीच में रहता है। ये विषम है और इसको हम विषम मान रहे हैं, तो ये 2 विषम संख्याओं के बीच में है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? सम माना जाएगा। दूसरा कारण इस शून्य को सम मानने का, कि किसी भी सम संख्या को जब 2 से भाग करते हैं, किसी भी सम संख्या को हम किससे भाग किए? 2 से भाग किए, तो शेष फल कितना आता है? शून्य को भी 2 से भाग करो, 2 शून्य में शेष फल क्या आता है? शून्य। इन्हीं 2 कारणों के कारण शून्य को क्या माना जाता है? सम माना जाता है, होता नहीं है। क्लियर है? केवल सम और विषम प्राकृत संख्याओं में होता है, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या में सम और विषम नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे इसमें बात करते हैं। देखो, एक होता है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, और एक होता है गुणज तत्समक, गुणज तत्समक। किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही प्राप्त हो जाता है?
किसी संख्या में क्या जोड़े, जैसे 25 है, उसमें क्या जोड़े कि 25 मिलना चाहिए। 25 में क्या जोड़ा जाए कि हमको क्या मिलना चाहिए, 25, शून्य जोड़ दो। किसी भी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलता है, इसीलिए शून्य को क्या कहा जाता है, योज्य तत्समक कहा जाता है। क्लियर है। किसी संख्या में क्या गुणा करें कि हमको वही संख्या मिले। किसी संख्या में 1 का गुणा कर दो, क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा, इसीलिए 1 को क्या कहा जाता है, गुणज तत्समक कहा जाता है। क्लियर है। तो ये आज गणित का पहला क्लास, जिसमें हमने गणित में उपयोग होने वाले संख्याओं के बारे में जाना कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या प्राकृत है। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको डेली एक एक गणित का वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।